मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी लोग रासायनिक बलगतिकी चैप्टर नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर। और ये रासायनिक बलगतिकी जो चैप्टर है ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इजली हम इसको समझ भी सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ इंट्रोडक्शन में क्लियर किया गया है रासायनिक बलगतिकी को। बलगतिकी यानी कि कैनेटिक्स का मतलब क्या होता है? कैनेटिक्स का मतलब होता है कैनाइंस, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है गतिशीलता या फ्लूइडिटी यानी कि बहने का गुण, चलने का गुण। रासायनिक बलगतिकी की डिफिनेशन क्या है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। रासायनिक बलगतिकी है क्या आखिर? बताया गया है रसायन विज्ञान की वह शाखा यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर यानी कि किसी भी अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि किसी भी अभिक्रिया की जो दर है वो एवं मैकेनिज्म यानी कि उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। यानी कि रासायनिक बलगतिकी के अंदर बेसिकली हम दो चीजों को बहुत महत्व देते हैं। वो दो चीजें क्या हैं? एक तो रेट ऑफ रिएक्शन है और दूसरा क्या है आपका? क्रियाविधि। ये दोनों बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के अंदर कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो वो कितने पदों में हो रही है और कैसे हो रही है, उसकी स्पीड क्या है, किस टाइप की अभिक्रिया है, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। और प्लस उसका जो रेट है वो क्या है, उसकी दर क्या है। आगे हम बात करते हैं कुछ विशेष पॉइंट पे। इस पे क्या है? अभिक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित निम्नलिखित 5 बिंदु यानी कि जितने प्रकार की अभिक्रियाएं हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे उसमें 5 पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे फर्स्ट पॉइंट आपके सामने प्रेजेंट है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की संभावना, मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया की संभावना किस पे डिपेंड करेगी? कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, ये कैसे पता लगेगा? तो बताया गया है थर्मोडायनेमिक्स में, रासायनिक थर्मोडायनेमिक्स जो है ऊष्मागतिकी चैप्टर में आपको बताया गया है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा भी होगा कि रासायनिक ऊष्मा गतिकी के अनुसार मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन यानी कि डेल्टा जी का मान अगर ऋणात्मक होता है तो अभिक्रिया संभव होती है, अदरवाइज नहीं। यानी कि हम अगर बात करें ऊष्मागतिकी चैप्टर के, तो ऊष्मागतिकी चैप्टर में ये बात स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो ऊष्मा परिवर्तन या मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है यानी कि डेल्टा जी, अगर उसका मान ऋणात्मक होता है तो अभिक्रिया जो है वो संभव होती है, अदरवाइज नहीं होती है। ये डेल्टा जी, इसको हम गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, मुक्त ऊर्जा भी बोलते हैं। मुक्त ऊर्जा का मान अगर ऋणात्मक है तो अभिक्रिया संभव होगी, अदरवाइज नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बेसिकली उस चीज के लिए कहा गया है, उस चैप्टर से बताया गया है जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। थर्मोडायनेमिक्स में ये बात स्पष्ट कर दिया गया है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की अगर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान ऋणात्मक आता है तो अभिक्रिया होगी, अदरवाइज नहीं। अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट यहाँ पे बताया है, अभिक्रिया कितनी मात्रा में आगे बढ़ेगी या पूर्ण होगी जो कि रासायनिक साम्य से निर्धारित होती है। मतलब अब हम यहाँ पे बात करते हैं, फर्स्ट ईयर क्लास में आपने पढ़ा होगा रासायनिक साम्यलेशन, रासायनिक साम्य केमिकल इक्विलिब्रियम जिसे कहेंगे, रासायनिक साम्यलेशन आपने पढ़ा होगा। उस रासायनिक साम्यलेशन में यहाँ पे ये बात स्पष्ट किया गया है, किसी अभिक्रिया के कोई अभिक्रिया आगे बढ़ेगी या पूर्ण होगी, यह निर्धारण कौन करता है? यह निर्धारण करने वाला रासायनिक साम्य है। रासायनिक साम्य यह बताएगा कि अभिक्रिया बढ़ेगी आगे अथवा कितने समय में पूर्ण होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या है? किसी अभिक्रिया कितनी मात्रा में आगे बढ़ेगी या पूर्ण होगी जो कि एक रासायनिक साम्य से निर्धारित किया जाता है। कैसे पता लगता है? कि रासायनिक साम्य के द्वारा ये पता लग जाता है कि अभिक्रिया आगे बढ़ेगी या पूर्ण होगी या कितने समय में पूर्ण होगी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक हमने रिएक्टेंट ले लिया है A प्लस B, 2 रिएक्टेंट ले लिया है A और B रिएक्टेंट ले लिया है जिसमें C और D हमको प्रोडक्ट मिल रहा है। ये आपका पार्ट जो है ये प्रोडक्ट का पार्ट है, इसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। और इधर जो आप देख रखे हैं यहाँ पे जो पार्ट दे रखा है ये आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, ठीक है। A और B रिएक्टेंट आपस में मिले और C और D प्रोडक्ट यहाँ पे बना दिए। यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं दोनों तरफ चलती हैं, आगे की तरफ। जब आगे की तरफ चल रही है तो इसे रिएक्शन इज फास्ट कहते हैं, RF से प्रेजेंट किया है।
और जब ये अभिक्रिया बैक साइड में चलता है तो इसको रिएक्शन इज बैक कहते हैं, आरबी कहते हैं, यानी कि अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों स्थिति आती है। तो जब अग्र अभिक्रिया चलती है यानी कि ए और बी ने जब सी और डी बनाया तो वह अग्र अभिक्रिया हो गई, यानी कि अग्र अभिक्रिया की दर आरएफ हो जाएगा। और जब सी और डी आपस में मिल करके ए और बी बनाएंगे तो वो पश्च अभिक्रिया हो जाएगी, रिएक्शन इज बैक हो जाएगा। अब आपको बता दें यहाँ पे जब आरएफ यानी कि अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के जब बराबर हो जाता है तो वहां पे साम्य अवस्था स्थापित हो जाता है, आरएफ इक्वल आरबी, साम्य अवस्था स्थापित हो जाता है। और ये क्या करता है कि यहाँ पर अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों के जो स्पीड है अगर वो इक्वल हो जाती है तभी साम्य अवस्था स्थापित होता है। आप एक बात ध्यान रखिए, पहला पॉइंट थर्मोडायनेमिक्स के था, दूसरा पॉइंट एक केमिकल इक्विलिब्रियम से है। तो पहले पॉइंट में अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, या अभिक्रिया होने की संभावना या नहीं है, इस बात को बताया गया था पहले पॉइंट में, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर मुक्त ऊर्जा का परिवर्तन डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है तो अभिक्रिया होती है अथवा नहीं। दूसरे में बताया गया है कि अभिक्रिया बढ़ेगी, पूर्ण होगी या कितने समय में पूर्ण होगी, ये क्लियर करने के लिए अभिक्रिया आगे की तरफ बढ़ रही है, कंप्लीट हो रही है, ये जानने के लिए हमको रासायनिक साम्य की आवश्यकता होती है। तो ये दो बात क्लियर हो गए आप सब लोगों को। थर्ड पॉइंट देखिए, कह रहा है अभिक्रिया की गति या साम्य स्थापित होने में लगा समय, ये दोनों निर्भर करता है। अभिक्रिया की गति और साम्य स्थापित होने में लगा समय, अभिक्रिया की स्पीड कितनी है और कब आरएफ आरबी के बराबर हो रहा है, उसमें कितना टाइम लग रहा है, ये बात निर्धारित करता है। थर्ड पॉइंट अगला आपका फोर्थ पॉइंट में कह रहा है अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया की गति को कौन कौन प्रभावित कर सकते हैं, ताप, दाब, सांद्रण, कौन इन फैक्टरों को प्रभावित कर सकता है अभिक्रिया की गति को। तो ये 5 पॉइंट में कह रहा है विभिन्न अभिक्रिया की क्रियाविधि यानी कि स्पीड, स्टेप बाय स्टेप में इसकी अभिक्रिया की क्रियाविधि, किसी भी अभिक्रिया की जो मैकेनिज्म होती है वह अंतिम उत्पाद प्राप्त करने में विभिन्न चरणों में होती है। मतलब बहुत सारी अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो एक ही पद में उत्पाद बना लेती हैं, डायरेक्टली एक अभिकारक किसी दूसरे अभिकर्मक से क्रिया करके कोई उत्पाद बना लेता है, डायरेक्ट जो डायरेक्ट उत्पाद बना लेता है तो उसकी क्रिया एक ही चरण में कंप्लीट हो जाती है। लेकिन बहुत सी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो लास्ट तक कई पदों में चलती हैं, तो वो कई पदों में जो चलती हैं वो क्रिया उसकी मैकेनिज्म हो जाती है उस अभिक्रिया की, और वो स्टेप बाय स्टेप उत्पाद को प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पे यही बात लिखा गया है, अभिक्रिया की क्रियाविधि या अंतिम उत्पाद प्राप्त करने में प्रयुक्त विभिन्न चरण जो अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाती हैं। तो ये 5 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है जिनको आपको ध्यान से समझना है रासायनिक बलगतिकी लेशन के अंदर।